बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल हैं तमाम देखने वाले दोस्तों की। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। मैंने सोचा कि जो हम कोर्स करवा रहे हैं जनाब गवर्नर सिंध कामरान खान तहसूरी साहब, ये जो फ्री ऑफ कोर्स करवा रहे हैं, कुछ 3 कोर्स हैं इसके अंदर। ये कोर्स हैं क्या बेसिकली, क्योंकि जो फील्ड आप चूज़ कर रहे हो उसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए बेसिकली कि वो कोर्स क्या है, वो फील्ड में जिस फील्ड में जा रहा हूँ वो है क्या। इसी तरीके से हम कोर्स के फॉर्म तो भर रहे हैं, इसके सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो हमें पता तो हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब 3.0 एंड मेटावर्स, ये सारी चीज़ें बेसिकली हैं क्या, क्यों यूज़ की जाती हैं, कोर्सेज हैं क्या, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जा रहे हैं। और लोगों का कहना है कि काफ़ी हाईली एक्सपेंसिव कोर्स हैं और काफ़ी हाईली कॉस्ट कोर्सेज हैं हमारे पास। तो ये क्यों कोर्स ऐसे हैं और ये क्या है इन कोर्सेज में ऐसा जो काफ़ी एक्सपेंसिव कोर्स हैं, काफ़ी हाईली कॉस्ट कोर्सेज कहलाते हैं हमारे पास ये। तो वो मैंने सोचा कि आप लोगों को पता होना चाहिए इनके बारे में। तो सारी को जो तीनों कोर्सेज हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब 3.0 और मेटावर्स, इन तीनों को अलग अलग वीडियो में डिफ़ाइन करूंगा। आज इस वीडियो के अंदर वेब 3.0 को डिफ़ाइन करेंगे कि वेब 3.0 क्या है और क्यों है, कैसा कोर्स है, ये कैसी फील्ड है, क्या है इसके अंदर, क्या होता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी वीडियो की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं वेब 1.0 की। अब वेब 1.0 का एरा क्या था, यानी कि किस एरा में आई थी। तो इसका जो एरा था वो 1990 से लेकर 2005 था, यानी कि 1990 से लेकर 2005 तक का इसका एरा था। ये जब इंटरनेट आया हमारे पास, यानी कि वेब 1.0 जब आया हमारे पास, तो ये इंटरनेट को एज अ न्यूज़पेपर ट्रीट किया जाता था। न्यूज़पेपर ट्रीट किया जाता था मतलब यहाँ पर लोग आते थे, वेबसाइट पर कंटेंट पढ़ते थे और चले जाते थे। यानी कि इसके अंदर कोई इंटरेक्शन नहीं थी, कोई इमेजेस नहीं थी, कोई वीडियोस, कोई ऑडियो, यानी कि इसके अंदर कोई इंटरेक्शन नहीं थी वेब 1.0 के अंदर। अब बात करते हैं वेब 2.0 की। वेब 2.0 हमारे पास इसका जो एरा है वो है 2005 से लेकर 2020 तक, यानी कि 2005 से लेकर 2020 तक ये हमारे पास इसका वेब 2.0 का एरा है, जिसको आजकल हम जो है सोशल मीडिया की तरह, जिसको यूट्यूब और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये सारा जो हम यूज़ कर रहे हैं ये वेब 2.0 कहलाता है हमारे पास। इसके अंदर आप लोगों को इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपना कंटेंट बना सकते हैं, तस्वीरें हैं इसके अंदर, आप वीडियो यूज़ कर सकते हैं, तस्वीरें, ग्राफिक्स यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती हैं काफ़ी। ये तो वेब 1.0 से काफ़ी अपडेट था ये वेब 2.0। अब इसी दौरान आपने वेब 3.0 का नाम तो सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। वेब 3.0 का एरा जो है वो 2020 से स्टार्ट हुआ और आने वाले वक्त जो है, जो आने वाला वक्त है वो वेब 3.0 का है। वेब 3.0 को ऐसा कहा जाता है कि जो वेब 3.0 है वो फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, यानी कि वेब 3.0 को फादर ऑफ इंटरनेट माना जाता है कि इतना यानी कि एडवांस होगा ये इंटरनेट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जहन में कि क्या वेब 2.0 में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो कि हमें वेब 3.0 की ज़रूरत पड़ी, या वेब 3.0 की तरफ जाना पड़ेगा। क्या ऐसी कमी रह गई थी वेब 2.0 में कि हमें वेब 3.0 की तरफ जाना पड़ेगा। तो मैं इसका जवाब आपको बताता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हमारे पास, यानी कि यूज़र जो हैं उनके पास उनकी पावर होनी चाहिए, यानी कि सारी पावर अपने यूज़र के पास होनी चाहिए। यानी कि जितनी भी पावर्स हैं सोशल मीडिया की, जो भी चीज़ों की जो पावर हैं, वो सारी पावर यूज़र के पास, यानी कि हमारे पास, हमारे हाथों में होनी चाहिए, और हमारे हाथों में ही ला के देगा वेब 3.0, यानी कि यही वेब 3.0 है। अब मैं आपको वेब 3.0 3 लेटर की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ, जो हैं DOB। इसका मतलब डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल भी नहीं है। D मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन, O मीन्स ओपन सोर्स और B मीन्स ब्लॉकचेन। अब बात करते हैं DOB को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, D की। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स के जो पावर अभी आपके पास नहीं है वो आपके पास होना चाहिए, यानी कि जो पावर अभी बड़ी बड़ी कंपनियों के पास हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जिसको एनालाइज कर रही हैं, उसको जो है कंट्रोल कर रही हैं, वो पावर आपके पास होनी चाहिए।
जैसे कि हम सोशल मीडिया की बात करें, फेसबुक और व्हाट्सएप के अंदर जब आप स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप के अंदर और फेसबुक की स्टोरी लगाते हैं, तो एक उसका टाइम ड्यूरेशन होता है कि आपकी वो स्टोरी 24 आवर्स तक ही रहेगी। अब आप अपनी मर्ज़ी से ये नहीं कर सकते कि आपकी स्टोरी जो है 48 आवर्स तक रहे, या फिर इससे ज़्यादा का टाइम आप उस स्टोरी पे सेट नहीं कर सकते, ना ही व्हाट्सएप पर, ना ही आप अपनी फेसबुक स्टोरी पर, ना व्हाट्सएप स्टेटस पर। अब ये क्या है, इसको व्हाट्सएप की जो कंपनी है, फेसबुक की जो कंपनी है, वो ही ऑर्गेनाइज कर रही है, ये पावर आपके पास नहीं है। तो ये कितने कहलाई जाती है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है कि जो पावर जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के पास है वो आपके पास होनी चाहिए। मीन्स कि जो सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे हो, जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, उसकी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, जो पावर्स हैं, वो सारी यूज़र के हाथ में होनी चाहिए। ये डिसेंट्रलाइजेशन कहलाती है। अब बात करते हैं सेकंड वन इज हमारे पास ओपन सोर्स। ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स मीन जिसको, ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जिसको कोई भी मॉडिफाई कर सकता हो। जैसे हमारे पास एंड्रॉयड ओपन सोर्स है जिससे कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। जैसे कि मीन्स के मॉडिफाई कैसे कर सकता है कि हर कोई कंपनी, नई नई कंपनी आ रही है मोबाइल की। जैसे कि हमारे पास पहले क्यू मोबाइल था सिर्फ, अब क्यू मोबाइल की कंपनी थी, उसके बाद क्या हुई, नोकिया और क्यू मोबाइल थे बस। एंड्रॉयड में भी सबसे पहले क्यू आया, फिर नोकिया आया, उसके बाद अब नई नई कंपनी आई, जैसे कि मोटरोला आ गया था, उसके बाद जैसे हमारे पास वीवो आ गया, ओप्पो आ गया। अब ये नई नई कंपनी आई, इन्होंने क्या किया, क्यू मोबाइल को पीछे छोड़कर अपनी खुद एडवांसमेंट लाने लगे, खुद ने अपना डिज़ाइन करने लगे इसके अंदर, यानी कि ये अपनी खुद जो है एडवांसमेंट लाने लगे, इसको खुद ही मॉडिफाई करने लगे। तो ये कहलाता है ओपन सोर्स। तो ये हमारे पास जो एंड्रॉयड है ये ओपन सोर्स कहलाता है, इसको हर कोई मॉडिफाई कर सकता है। यानी कि ओप्पो वाले आए, ओप्पो की कंपनी आई, वो उसने खुद अपना एक नया ब्रांड बनाया, अपना मोबाइल बनाया, अपनी कंपनी बनाई और उसने उसको पहले वालों से ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश की। तो ये कहलाता है हमारे पास ओपन सोर्स। सेम इसी तरीके से वेब 3.0 के अंदर भी होगा कि वो आपको क्या करेगा, वो ओपन सोर्स होगा, मतलब कि जो आप चाहते हैं आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी कि जैसा आप चाहते हो आप आने वाले वक्तों में अपने जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको खुद मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से। ये वेब 3.0 ला के देगा। अब थर्ड वन हमारे पास जो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा सिक्योर टेक्नोलॉजी है जिसमें आपका डेटा डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर स्टोर करके रखा जाता है और वो ब्लॉक्स चेन की सूरत में होते हैं और ये बहुत ज़्यादा सिक्योर नेटवर्क होता है। मींस कि जो आपका डेटा होता है वो ब्लॉक्स की सूरत में होता है और वो ब्लॉक्स जो है हमारे पास चेन की सूरत में होते हैं। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है ब्लॉक चेन, यानी कि आपका डेटा ब्लॉक्स के अंदर होता है और वो ब्लॉक चेन की तरह जुड़े हुए होते हैं। इसी तरीके से ये जो हमारे पास टैग है, ये हमारे पास टैग काफ़ी जो है हाईली सिक्योर टैग कहलाता है हमारे पास, और इसको हैक करना भी आसान नहीं है, यानी कि इसको हैक करना भी बहुत मुश्किल होता है। मींस ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास काफ़ी सिक्योर टेक्नोलॉजी है हमारे पास। तो ये 3 लेटर्स हैं जिनकी मदद से आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास वेब 3.0 क्या क्या करके देगा हमें, और वेब 3.0 है क्या बेसिकली। क्या आपको पता है कि वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? नहीं पता? मैं बताता हूँ। आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम तो सुना होगा। क्रिप्टो करेंसी के अंदर जैसे हमारे पास करेंसी जो मोस्ट पॉपुलर करेंसी जो है वो बिटकॉइन है, इसी तरीके से एक और करेंसी है वो है इथेरियम, जिसके को फाउंडर हैं गेविन वुड। उन्होंने 3.0 का इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोड्यूस करवाया था उन्होंने। गेविन वुड ने जो है सबसे पहले 3.0 को इंट्रोड्यूस करवाया था और उन्होंने ही इसका कॉन्सेप्ट दिया था कि वेब 3.0 क्या है और इसको हमारे पास कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी आने वाले वक्तों में, और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जो कि इथेरियम के को फाउंडर हैं गेविन वुड, उन्होंने ये जो है हमारे पास 3.0 को इंट्रोड्यूस करवाया था, वेब 3.0 को, और उन्होंने ही कॉन्सेप्ट बताया था कि आने वाले वक्तों में हमारे पास जो है वेब 3.0 क्यों ज़रूरी है और क्या इंपॉर्टेंस है वेब 3.0 की और उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। वो सारी चीज़ें जो हैं गेविन वुड ने बताई थी हमें। अब आगे बहुत सारी चीज़ें हैं वेब 3.0 की, जैसे कि उसके बेनिफिट्स हो गए, उसके यूजेस हो गए, उसके एडवांटेजेस हो गए, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाएगी, इस वजह से इस वीडियो के अंदर नहीं बता रहा।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि वेब 3.0 के बेनिफिट्स हो गए, एडवांटेजेस हो गए और मुख्तलिफ जो वेब 3.0 से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में वेब 3.0 के बेनिफिट्स के साथ, और जितने भी और उसकी खुसूसियात प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।